वंदे मातरम सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई श्री गोविंद शरण प्रसाद जी द्वारा हमारा आयुर्वेद नामक महाग्रंथ, जो कि वैद्य त्रिलोक चंद्र जी द्वारा रचित है, इस महाग्रंथ को घर घर पहुंचाने का जो अथक प्रयास गोविंद भाई कर रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और इसी कड़ी में आप सभी ने सुना कि जो हमारा पिछला विषय था वह मल परीक्षण पर आधारित था। तो आज मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गोविंद भाई जी का कि आगे की जो कड़ी है उसका स्वाध्याय करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। और ज़्यादा समय न लेते हुए आज हम बात करेंगे मूत्र परीक्षा द्वारा रोग की पहचान पे। तो आइए शुरू करते हैं। मूत्र परीक्षा द्वारा रोग की पहचान, यह आपको मिलेगा पृष्ठ नंबर 12 पर, खंड 7। तो आयुर्वेदीय ग्रंथों में मूत्र परीक्षा से रोगों का निर्णय करने की विधियां उपलब्ध हैं, परंतु वैद्यों ने उन्हें भुला दिया है। उन्हें चाहिए कि इस सरल, विश्वसनीय, बिना किसी तामझाम के तथा कम से कम खर्च में निश्चित जानकारी देने वाली विधि को वैद्य समाज फिर से प्रयोग में लाए। तो तेल बिंदु से मूत्र परीक्षण का आविष्कार नागार्जुन ने किया था, इसलिए इस परीक्षण को नागार्जुनीय मूत्र परीक्षा कहा जाता है। मूत्र परीक्षा के बारे में कुछ वैद्यों का मानना है कि आयुर्वेद में मूत्र परीक्षा यवनों के प्रभाव से आई, परंतु यह उचित प्रतीत नहीं होता। चरक के अनुमान प्रमाण के अंतर्गत मधुमेह रोग में मूत्र परीक्षा निर्देशित की है तथा इंद्रिय स्थान के अरिष्ट विकारों में भी परोक्ष रूप से मूत्र परीक्षा के ज्ञान का संकेत मिलता है, परंतु चरक संहिता में उन्होंने मूत्र परीक्षा पर विस्तृत प्रकाश नहीं डाला। इससे यह ना समझ लें कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। वैसे तो यह भी कहा जाता है कि नाड़ी विज्ञान का ज्ञान भी आयुर्वेद में यवनों से आया था, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसे सुश्रुत को पूरे शरीर की नस नस का ज्ञान था, परंतु उन्होंने अपने को केवल ऑपरेशन चिकित्सा तक ही सीमित रखा। काय चिकित्सा पर उन्होंने नहीं लिखा। इससे यह साबित तो नहीं होता कि सुश्रुत को काय चिकित्सा का ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार चरक को नाड़ी का, मूत्र परीक्षण का पूर्ण ज्ञान था। यदि ज्ञान नहीं होता तो वे मधुमेह में मूत्र परीक्षा का निर्देश नहीं देते। यह बात दूसरी है कि चरक ने नाड़ी विज्ञान व मूत्र परीक्षा में बहुत ही सूक्ष्म रूप से लिखा है। आवश्यकता है इस आयुर्वेदिक विज्ञान का स्वतंत्र व सापेक्ष अध्ययन करने की। आइए हम आगे चलते हैं। आयुर्वेदीय मूत्र परीक्षा। आयुर्वेद में 2 प्रकार से मूत्र परीक्षा की जाती है। पहला है तेल बिंदु परीक्षा और दूसरा है भौतिक परीक्षा। आइए हम जानते हैं तेल बिंदु परीक्षा के बारे में। तो इस विधि में मूत्र पर तेल बिंदु डालकर उसके फैलने की दिशा, प्रसार तथा मूत्र पर बनने वाले विविध चिन्हों से रोगों की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो पहला तरीका यह है कि कांच का पात्र, ग्लास या जार। दूसरा कांच की सलाई, तिनका या ड्रॉपर। तीसरा समतल टेबल और दिशा दर्शाने वाला पट। ये 4 चीज़ों की आवश्यकता है। ये हैं आवश्यक उपकरण। मैं फिर से दोहराता हूँ। कांच का पात्र, गिलास या जार। कांच की सलाई, तिनका या ड्रॉपर। तीसरा है समतल टेबल और चौथा है दिशा दर्शाने वाला पट। वैद्य जी लिखते हैं कि मेरा इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर कुलदीप राज से अनुरोध है कि वे इस उपकरण को उपलब्ध कराने की कोशिश करें। दिशा निर्देश पट्ट बनाना। किसी कागज या प्लास्टिक की पट्टी पर 8 दिशाओं का नक्शा निम्न प्रकार से बनाएं। मैं आपको दिखा देता हूं कि ये नक्शा किस तरीके का है। शायद ये पढ़ने में ठीक से नहीं आ रहा होगा, बट ये दिखता कुछ इस तरीके का है। और इसमें इसे आप
मार्क कर सकते हैं उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, पूरब, पश्चिम, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य कोण के हिसाब से। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप नेट पे भी देख सकते हैं। तो उपरोक्त नक्शे के ऊपर कांच का पात्र रखें या नक्शा कांच के तल में फिट कर दें ताकि मूत्र पर तेल की बूंद डालने पर पता चल सके कि मूत्र किस दिशा में फैल रहा है। मूत्र संग्रह की विधि। सर्दियों में प्रातः 5 से 6 बजे तथा गर्मियों में 4-5 बजे रोगी को उठाकर मूत्र का संग्रह करें। प्रातःकाल के समय रोगी का मूत्र मंगवाकर धूप में रख उसमें तेल की बूंद डालें। मूत्र संग्रह करते वक्त इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि प्रथम धार व अंतिम धार को छोड़ दें और उसके अतिरिक्त जो मध्य धार आए उस मूत्र को कांसे या कांच के पात्र में इकट्ठा कर लें। उसके बाद उसे किसी ऐसे ढक्कन से इस प्रकार ढक दें जिससे बाहर की हवा प्रवेश ना कर पाए तथा प्रातःकाल सूर्योदय होने पर उस मूत्र की परीक्षा करें। मूत्र संग्रह पात्र को गर्म पानी से धोना चाहिए, एंटीसेप्टिक से नहीं। सूर्योदय होने पर मूत्र की परीक्षा करें, इसे अधिक समय तक ना रखें। मूत्र राशि। चरक के अनुसार मूत्र की औसतन मात्रा 4 अंजलि होती है। जिस व्यक्ति के मूत्र का माप लेना हो उसी की अंजलि से मूत्र को मापना चाहिए। आयुर्वेद से मान परिभाषा में 2 पल की एक प्रसूति और 2 प्रसूति की एक अंजलि माना गया है। आधुनिक मान से पल की मात्रा 4 या 8 तोला मानी गई है। यदि पल का आधुनिक मान 4 तोला मान ले तो 4 अंजलि का मान 64 तोला होना चाहिए। इसी प्रकार यदि 8 तोला का एक पल मान ले तो 4 अंजलि 128 तोला की होगी। अब आइए देखते हैं मूत्र की परीक्षा विधि। तृणेन दापेय तैल बिंदु तत्राति लघुवत योग रत्नाकर। तिनके के एक सिरे को तेल में डुबोकर तेल की एक बूंद लेकर मूत्र में छोड़ें। तेल मूत्र की अपेक्षा काफ़ी हल्का होता है, इसलिए मूत्र पर तेल का फैलाव आसानी से देखा जा सकता है। सबसे पहले पात्र में मूत्र को एकत्र कर लें। उसके बाद एक समतल टेबल जिस पर दिशा निर्देश पट रखा हो, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, उस पर यह पात्र रख दें। अब आप सबसे पहले भौतिक परीक्षा जैसे मूत्र के रंग, उसकी उष्णता, शीतलता, गंध की परीक्षा करें। इसके बाद ड्रॉपर से या कांच की सलाई से तेल लेकर बड़े आराम से तेल की एक बूंद बर्तन के ठीक बीचों बीच मूत्र पर छोड़ दें तथा तेल फैलने का प्रकार, दिशा व चिन्हों का अध्ययन करें। जहां मूत्र की परीक्षा करें वहां अधिक तेज धूप, ठंड, हवा, धुआं या कोहरा ना हो तथा मूत्र पर किसी प्रकार का प्रतिबिंब अथवा छाया ना पड़े। शांत स्थान पर यह परीक्षा करें। वैद्य जी विशेष अनुरोध करते हैं कि चूंकि आजकल वैद्य वर्ग ने आयुर्वेदी विधि से रोगी के मूत्र की परीक्षण विधि विधान को भुला दिया है तथा वे वैद्यगण वर्तमान समय में पूर्ण रूप से आधुनिक परीक्षण विधि पर निर्भर हो गए हैं। पुरातन परीक्षण विधि को पुनः अपनाने के लिए ऐसी भागदौड़ भरे जीवन में उन वैद्यों के पास समय का अभाव है। वास्तव में वे पैसों के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी परीक्षण विधि केवल सेवाभावी वैद्य या अनुसंधानकर्ता ही अपनाना चाहेंगे। तो मूत्र पर तेल की परीक्षा से विभिन्न रोगों की पहचान व उनका विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है, परंतु इस विषय पर सभी आचार्य एक मत नहीं रहे या फिर उनके कथन को हम यथार्थ रूप में ना ले पाने के कारण उनका आशय समझ पाने में असमर्थ रहे। एक ही रोग पर विभिन्न आचार्यों के मत अंकित किए जा रहे हैं। विद्वान वैद्य एवं चिकित्सक उन पर अपने अनुभव की मोहर लगाकर ठीक निर्णय को अपने अनुसंधान में स्थान दें। तो आइए देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के वात, पित्त, कफ जब कुपित होते हैं
और जब अलग अलग तकलीफ़ें होती हैं शरीर में तो उसके क्या संकेत मिलते हैं हमें इस मूत्र परीक्षण के द्वारा। तो पहला देखते हैं हम, वायु बढ़ी है। अगर किसी के शरीर में वायु बढ़ी हुई है तो किस प्रकार से संकेत मिलते हैं। रोगी के मूत्र पर डाली गई तेल की बूंद सर्प के आकार में लंबी फैलती हो तो रोगी में वात वात बढ़ा है। यदि पित्त बढ़ा है। दूसरा, रोगी के मूत्र पर तेल की बूंद डालते ही बुलबुले पृथक हो जाते हैं। रोगी के मूत्र पर तेल की बिंदु छत्र के समान फैल जाती है। तीसरा चलते हैं अब, अगर रोगी का कफ बढ़ा हुआ है तो किस प्रकार के संकेत होंगे। रोगी के मूत्र पर तेल की बूंद डालते ही तेल मोती की तरह फैल जाता है या मोती की तरह चमके या मोती की तरह स्थिर अगर हो तो समझना चाहिए कि रोगी का कफ बढ़ा हुआ है। रोगी के मूत्र पर तेल की बूंद डालते ही बिंदु मूत्र में मिल जाता है, ये भी एक संकेत है। अब हम चौथा देखते हैं, अगर वात और पित्त दोनों बढ़े हुए हैं तब क्या। तो रोगी के पेशाब पर डाली गई तेल की बूंद चारों तरफ फैल जाती है। और दूसरा है कि रोगी के पेशाब पर तेल बिंदु डालने पर वहाँ कालापन होता है तथा पेशाब में बुदबुद उत्पन्न होने लगते हैं। पांचवा हम चलते हैं, अगर वात और कफ बढ़े हुए हों तो इसके संकेत रहते हैं कि रोगी के मूत्र पर तेल बिंदु डालते ही बिंदु मूत्र में मिल जाता है तथा वह मूत्र कांजी के समान दिखाई पड़ता है। छठा, अगर पित्त और कफ बढ़े हुए हैं तो रोगी के मूत्र पर तेल बूंद डालते ही मूत्र पर मनुष्य तथा बिच्छू के समान आकृतियां बनने लगती हैं। तो आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी विषय पे करीब 17 विकार ऐसे बताए गए हैं जिसका कि परीक्षण हम मूत्र के द्वारा किया जा सकता है। तो इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हुए मैं एक बार फिर गोविंद भाई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो इन्होंने इस स्वाध्याय को करने का अवसर प्रदान किया। हम आपसे मिलते हैं अब अगली कड़ी में। वंदे मातरम।